समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आज आखिर वो समय आ ही गया जब हम बात करने वाले हैं एक महान साहित्यकार मोहन राकेश की अद्भुत अनुपम नाट्यकृति लहरों के राजहंस पर। लेकिन जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि किसी भी मूल कृति पर चर्चा करने से पहले उस साहित्यकार से परिचित होते हैं, उसके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस कृति के मूल में छिपी हुई उस प्रतिभा को पहचान सकें, उस मूल कथ्य को पहचान सकें जो उस कृति के माध्यम से साहित्यकार हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है या हम तक पहुंचाना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले मोहन राकेश के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। सबसे पहला बिंदु जो दोस्तों आपको जानना चाहिए वो ये कि कौन से युग के साहित्यकार हैं आखिर मोहन राकेश। तो हमें ये याद रखना है, भूलना नहीं है। स्वातंत्रोत्तर युग के साहित्यकार माने जाते हैं मोहन राकेश, यानी 1947 में आजादी के बाद उन्होंने अपना सृजन शुरू किया, अपनी रचना प्रक्रिया का आगाज किया। दूसरा बिंदु, वे न केवल एक नाटककार हैं, भले ही हमारे पाठ्यक्रम में उनके द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण नाटक प्रस्तावित हो, लेकिन उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे और नाटक लिखे। यहाँ तक कि उनका यात्रावृत्त, उनके निबंध जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, वे भी उनकी अद्भुत अनुपम अनमोल कृतियां हैं। तो वे उन्हें विशेष तौर पर एक नाटककार के रूप में ख्याति मिली, लेकिन कहानीकार और उपन्यासकार की दृष्टि से भी वे एक लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। नन्ही उनकी पहली रचित कहानी है। ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नन्ही उनके द्वारा रचित पहली कहानी है, रचित लेकिन प्रकाशित नहीं। 1944 में लाहौर में आपने इस कहानी की रचना की, लेकिन ये कहानी प्रकाशित बाद में हुई, शुरुआत में प्रकाशित नहीं हुई। उनकी पहली प्रकाशित कहानी है भिक्षु, जो 1946 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आगे चलते हैं, अब उनके जीवन परिचय पर बात करते हैं। आपका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ था और आपका मूल नाम था मदन मोहन गुगलानी। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। आपका निधन 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हुआ। आपने जो शिक्षा, अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी, कॉलेज की शिक्षा तक, वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से प्राप्त की, जो उस समय पंजाब में स्थित था। और उसके बाद स्नातकोत्तर उनकी जो शिक्षा है वो उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से की। आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में, यानी दोनों साहित्यों में एमए किया। आपको 1968 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे चलते हैं, अब बात आती है उनकी कृतियों की। तो आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानीकार, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में उन्होंने खासी प्रतिष्ठा अर्जित की। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं उनके उपन्यासों की। तो दोस्तों, उनके 3 उपन्यास बहुत अधिक लोकप्रिय हुए। सबसे पहला अंधेरे बंद कमरे, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। दूसरा उपन्यास उनका न आने वाला कल 1968 में प्रकाशित हुआ। और तीसरा उपन्यास उनका अंतराल 1972 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उनका एक अपूर्ण उपन्यास, ये अपूर्ण उपन्यास था कांपता हुआ दरिया, ये जो कि अप्रकाशित था, उनकी मृत्यु के बाद इसे प्रकाशित किया गया। और जयदेव तनेजा, जो कि एक साहित्यकार हैं, उनकी पहल पर मीराकांत नामक साहित्यकार से एक लेखिका के द्वारा इसे पूरा किया गया। इस तथ्य को आप ध्यान में रख लेंगे। कांपता हुआ दरिया मोहन राकेश का एक अपूर्ण अधूरा उपन्यास है, जो जयदेव तनेजा नामक साहित्यकार के पहल करने पर, उनके द्वारा इस कार्य को शुभारंभ करने पर मीराकांत के द्वारा इसे पूरा किया गया और बाद में इसे प्रकाशित किया गया। इसके अलावा स्याह सफेद नीली रोशनी की बाहें, कई एक अकेले, ये भी उनके अप्रकाशित उपन्यास हैं। अब बात आती है नाटकों की। नाटक उन्होंने प्रमुख रूप से 3 लिखे। जिस प्रकार 3 उपन्यास उनके उल्लेखनीय हैं, उसी तरह से उनकी 3 नाट्य कृतियां भी बहुत अधिक उल्लेखनीय है। सबसे पहला उपन्यास आपने लिखा आषाढ़ का एक दिन, जो कालिदास के जीवन पर आधारित है। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ।
दूसरा उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में प्रस्तावित है, लहरों के राजहंस, 1963 में प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे 1969 में प्रकाशित हुआ। आधे अधूरे मध्य वर्गीय जीवन की जो विडंबनाएं हैं, जो त्रासदियां हैं, उन पर केंद्रित अपना उनका नाटक है। और उनका अंतिम नाटक है पैर तले की जमीन, जो अपूर्ण था। उनकी मृत्यु के बाद साहित्यकार कमलेश्वर के द्वारा इसे पूरा किया गया और प्रकाशित किया गया। अब बात आती है उनके कहानी संग्रहों की। उनकी कहानी संग्रह है क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, पहचान तथा अन्य कहानियां और वारिस तथा अन्य कहानियां। निबंध संग्रहों की अगर बात करें तो परिवेश उनका एक महत्वपूर्ण निबंध संग्रह, जिसे कुछ लोग संस्मरण की श्रेणी में भी रखते हैं। बकलम खुद उनका निबंध संग्रह, एकत्र असंकलित तथा अप्रकाशित रचनाएं नाम से भी उनके कुछ निबंध प्रकाशित हुए। यात्राव्रत उन्होंने एक ही लिखा, कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, आखिरी चट्टान तक उनका यात्राव्रत है। और मोहन राकेश की जो डायरी है, वो मोहन राकेश की डायरी के नाम से ही प्रकाशित हुई। आपने दो महत्वपूर्ण संस्कृत की कृतियों के अनुवाद किए, मृच्छकटिकम जो शूद्रक का संस्कृत में लिखित एक नाटक है, और शाकुंतलम यानी अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास के द्वारा रचित एक अनमोल नाट्य कृति है। इनके उन्होंने अनुवाद प्रस्तुत किए। आगे चलते हैं। अब बात आती है उस अनमोल अद्भुत कृति की जो हमारे पाठ्यक्रम में है, लहरों के राजहंस। इसके विषय में बहुत सारे महत्वपूर्ण और रोचक बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस नाटक की ही बात क्यों करें, मोहन राकेश के साहित्य में प्रतीकों के बिना कोई बात होती ही नहीं है। तो यहाँ भी बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, और वे प्रतीक इतने अनुपम है कि उनके कथ्य को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये नाटक 1963 में प्रकाशित हुआ, और इस नाटक की मूल आधारभूत रचना क्या है? संस्कृत का एक नाटक है, अश्वघोष नामक नाटककार के द्वारा लिखा गया, सौंदरनंद जिसका नाम है, उसकी कथावस्तु पर आधारित ये नाट्य कृति है, जो मोहन राकेश के द्वारा लहरों के राजहंस के नाम से लिखी गई। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि ये नाटक लहरों के राजहंस अपने वर्तमान रूप में हमारे सामने जिस तरह से आता है, उसके मूल में उसके बहुत सारे रचना के पड़ाव शामिल हैं, जिनकी चर्चा मैं करूंगी, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहली बात जो आपको याद रखनी है, इसका प्रकाशन वर्ष। दूसरी बात, इसकी कथानक का मूल आधार क्या है, तो अश्वघोष का सौंदरनंद नाटक। अब तीसरी बात, जिन पड़ावों से गुजरकर लहरों के राजहंस अपने वर्तमान रूप में हमारे सामने है, उन पड़ावों की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, लहरों के राजहंस अपने मूल रूप में, इसकी जिस कथा को यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वो अपने मूल रूप में 1946-47 में मोहन राकेश के द्वारा रचित एक कहानी थी। यानी जो हमारे सामने आज नाटक के रूप में है, वो अपने मूल रूप में एक कहानी के रूप में लिखा गया 1946-47, और उस कहानी का नाम था अनाम ऐतिहासिक कहानी। और यही वो कहानी है जिसमें इस नाटक के मूल कथ्य का बीज हमें दिखाई देता है। यानी बीज दिखाई देने का मतलब क्या है? बीज दिखाई देने का मतलब है कि इस नाटक की कथा वस्तु को ही विस्तृत नाट्य रूपांतरित करके नाटक के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। लेकिन ये तुरंत अनाम ऐतिहासिक कहानी से नाटक के रूप में सामने नहीं आया, बल्कि इसे कुछ और पड़ावों से भी गुजरना पड़ा। अब कहानी के बाद संतुष्टि नहीं हुई लेखक को, तो उन्होंने इस कहानी को संशोधित और परिवर्धित किया। परिवर्धित यानी इसके स्वरूप में कुछ विस्तार किया, और उसके बाद उसे सुंदरी नाम से एक रेडियो रूपक का स्वरूप दे दिया। यानी रेडियो रूपक के रूप में इसकी रचना की, और परिणाम ये हुआ कि ये रेडियो रूपक मुंबई रेडियो से प्रसारित भी हुआ। यानी इस सुंदरी नाम के रेडियो रूपक का प्रसारण मुंबई रेडियो से किया गया। दूसरा चरण ये है, पहले चरण में ये कहानी था, दूसरे चरण में ये रेडियो रूपक था। तीसरे चरण में 1956-57 में आकर लेखक को अब भी संतुष्टि नहीं हुई, उन्होंने एक एकांकी के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया। यानी तीसरे चरण में आकर जो कहानी था मूल रूप से, वो दूसरे चरण में रेडियो रूपक बना, और तीसरे चरण में एकांकी के रूप में आया, और एकांकी का शीर्षक था रात बीतने तक।
इसके बाद अगले चरण में 1963 में यानी चौथे चरण में लहरों के राजहंस नाटक के नाम से ये हमारे सामने आया, जिसे हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर आकर बात रुकती नहीं, क्योंकि 1968 में इसके स्वरूप में और अधिक परिवर्तन किया गया लेखक के द्वारा और उसे पुनः प्रकाशित किया गया। यही कारण है कि लहरों के राजहंस अपने स्वरूप में एक ऐसा अद्भुत नाटक है जिसके 2 संस्करण उपलब्ध होते हैं। लेकिन अगर प्रकाशन वर्ष की बात करें तो आप 1963 ही याद रखेंगे, 1968 नहीं। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाए कि परीक्षा में 1963 का विकल्प ही ना हो, तो 1968 का विकल्प हो, तो आप 1968 के विकल्प का चयन भी कर सकते हैं। ये बात खास तौर पर ध्यान में रखने की है। अंततः 1968 में अनेक परिवर्तनों के बाद पुनः प्रकाशित यही नाटक वर्तमान नाटक के रूप में हमारे सामने आता है। इस पूरी रचना प्रक्रिया को, इस लहरों के राजहंस के एक कहानी से नाटक तक आने की जो यात्रा है, उसके माध्यम से ये सहज ही स्पष्ट हो जाता है दोस्तों कि इस नाटक को अपने वर्तमान स्वरूप में आने में लगभग 22 वर्ष का समय लगा। यानी 1946-47 से जो रचना शुरू हुई वो 1968 में आकर के अपने वर्तमान रूप में हमारे सामने आती है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है और साथ ही ये भी महसूस करना है कि एक रचनाकार अपनी श्रेष्ठतम कृति को समाज को देने के लिए कितने परिश्रम से, कितनी रचनात्मक प्रक्रिया के दौर से गुजरता है, कितने रचनात्मक संघर्ष अपने अंदर झेलता है, महसूस करता है और उसके बाद ही वो कृति एक प्रभावशाली कृति के रूप में हमारे सामने आती है। आगे चले। अब बात करते हैं लहरों के राजहंस नाटक के प्रमुख पात्रों की। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम कथ्य की भी चर्चा करेंगे। नंद, जो कि गौतम बुद्ध के सौतेले भाई हैं, वे इस नाटक के नायक हैं। सुंदरी नंद की पत्नी है, इस नाटक की नायिका है। श्वेतांग और श्यामांग 2 प्रमुख पात्र हैं जो राज्य के कर्मचारी हैं। अलका और निहारिका दासियां हैं। मैत्रेय नंद का मित्र है और भिक्षु आनंद बुद्ध के शिष्य हैं। ये वो पात्र हैं जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने आते हैं। लेकिन एक असूच्य पात्र भी है और वो असूच्य पात्र है गौतम बुद्ध। असूच्य नहीं दोस्तों, गलत हुआ मुझसे, सूच्य पात्र हैं गौतम बुद्ध। सूच्य पात्र नाटक में वे पात्र होते हैं जो सामने मंच पर नहीं आते, जो आपस में बातचीत करते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि जिनकी सूचना 2 अन्य पात्रों के संवाद से पाठक को प्राप्त होती है। तो गौतम बुद्ध मंच पर सामने यहाँ नहीं आते हैं, बल्कि उनकी सूचना विभिन्न पात्रों के वार्तालाप से समय समय पर हमें प्राप्त होती है। तो गौतम बुद्ध एक सूच्य पात्र है और एक देवी यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, वे भी इस नाटक में सूच्य पात्र के रूप में हमारे सामने आती हैं। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि नाटक को कहां घटित होते हुए दिखाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और उनके पिता कपिलवस्तु के शासक थे, राजा थे। तो ऐसी स्थिति में नाटक का जो घटना स्थल है वो कपिलवस्तु है, जो कि राजधानी थी उनकी। और राजकुमार नंद के भवन में, सुंदरी के कक्ष में ये पूरे का पूरे नाटक का प्रदर्शन हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। यानी घटना का स्थल है राजधानी कपिलवस्तु में राजकुमार नंद का भवन और उस भवन में सुंदरी का कक्ष। सूत्र वाक्य क्या है? क्योंकि अश्वघोष के नाटक सौंदर नंद पर आधारित कृति है ये, तो इसका सूत्र वाक्य जो स्वयं लेखक ने इस नाटक को प्रारंभ होने से पहले ही लिखा है वो है सो अनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ स तंस्तरंगेषु इव राजहंस। इसका अर्थ आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है इस नाटक का कथ्य। तो देखिए वो कहते हैं, अश्वघोष कहते हैं कि सो यानी वह, अनिश्चयान अपि यानी अनिश्चय की स्थिति में, यानी द्वंद्व की स्थिति में कैसा हो गया है? वैसा हो गया है कि जो न ययौ न तस्थौ, न चलता है। ययौ संस्कृत की धातु जिसका अर्थ है चलना, गतिशील होना, और न तस्थौ और न स्थिर रहता है, न तो एक स्थान पर टिकता है और ना ही चलता है, यानी अंतर्द्वंद्व की स्थिति है। देखिए इस
शारीरिक गति के माध्यम से कि न तो आगे बढ़ता है न पीछे हटता है, यानी एक ही बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे होता रहता है। उसकी आगे बढ़ने की, उस बिंदु से हटकर आगे बढ़ने की गति नहीं होती, यानी उसका हृदय अंतर्द्वंद से ग्रस्त है। वो किसी निर्णय की, किसी निश्चय की स्थिति में नहीं पहुंच पाता। और कैसे कैसे स्थित है वो? सतंस तरंगेषु इव राजहंस है। जिस प्रकार सरोवर की लहरों में, तरंगों में, सरोवर की तरंगों में राजहंस एक ही स्थान पर, एक छोटे से सीमित सरोवर में बहते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसी तरह से वह व्यक्ति भी दो स्थितियों के बीच, ये हो या ये हो, उसके बीच उन राजहंसों की तरह से ही तैरता रहता है। तरंगे किसकी हैं? परिस्थितियों की तरंगे हैं। तो ये इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे और फिर हम इसके प्रतीकों पर चर्चा करते हुए इसके मूल कथ्य को समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है लहरों के राजहंस के कथा सूत्र की, यानी वे कौन से कथा सूत्र हैं जिनके माध्यम से इस अनिश्चय की स्थिति को, इस द्वंद्व की स्थिति को जो नंद नायक के माध्यम से प्रस्तुत की गई है, लेखक बताना चाहते हैं, नाटककार हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहली बात, कपिलवस्तु के राजकुमार नंद के बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने और उनकी पत्नी सुंदरी के रूप गर्व की कथा है ये। अब यहां इस वाक्य के द्वारा आप एक बात समझ लेंगे कि नंद में के मन में आखिर द्वंद्व क्या है। बौद्ध धर्म में दीक्षा लेना, लेते हैं वह बौद्ध धर्म में दीक्षा, लेकिन कहीं भी वे अपने गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर पूरी तरह से बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित और विरक्त दिखाई नहीं देते। यानी विरक्ति और आसक्ति दोनों के बीच उनका दोलन, उनका द्वंद्व चलता रहता है। जब वे पत्नी सुंदरी के पास हैं तो वे आसक्त हैं, प्रवृत्त हैं, संसार की सुख सुविधाओं में आनंद लेना चाहते हैं, और जब वो उसके प्रभाव क्षेत्र से मुक्त होते हैं तो गौतम बुद्ध का प्रभाव उन्हें घेर लेता है। यानी हर स्थिति में कोई ना कोई एक छाया उनके व्यक्तित्व पर छाई रहती है, और यही है बात है। इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है इस कथन के माध्यम से कि जिस प्रकार सरोवर में राजहंस एक सीमित परिवेश में तैरते रहते हैं, उसी तरह से नंद भी अपनी परिस्थितियों के बीच, अपनी आसक्ति और विरक्ति के बीच आंदोलित होते रहते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, और यही उनका द्वंद्व है। आगे चलें। प्रस्तुत कथा के माध्यम से जीवन में प्रवृत्ति के निवृत्ति पर और निवृत्ति के प्रवृत्ति पर हावी होने से उत्पन्न पीड़ा बोध की सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। सबसे पहले तो आप समझ लेंगे कि यहाँ है पीड़ा की अभिव्यक्ति। अब ये पीड़ा की अभिव्यक्ति क्या है? जीवन की पीड़ा की अभिव्यक्ति। कौन सी पीड़ा है? कि इस संसार की सुख सुविधाओं को, इन आनंदों से आनंदित हो या इनका त्याग करके बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर संसार से विरक्त हो जाऊं। प्रवृत्ति का मतलब है संसार में रमना, जिसके लिए एक शब्द परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है, प्रेय भी आता है। प्रेय का जो बहुत सारे अर्थ होते हैं प्रेय शब्द के, लेकिन उसमें से एक अर्थ मुक्ति भी है। तो संसार से आसक्ति भी है, एक अर्थ प्रेय का आसक्ति भी है। और दूसरा बिंदु है निवृत्ति। निवृत्ति का एक अर्थ शब्द है श्रेय, जिसका अर्थ है मुक्ति। प्रेय का मतलब हुआ प्राप्ति की कामना, यानी संसार की सारी सुख सुविधाएं मुझे मिल जाए, ये है प्रेय। और श्रेय है कि इन सबसे मैं मुक्त हो जाऊं, वो श्रेय। तो कभी श्रेय और प्रेय शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं परीक्षाओं में प्रश्न पूछते समय। कभी आसक्ति और प्रवृत्ति और निवृत्ति आते हैं, कभी आसक्ति और मुक्ति आते हैं। तो आप उस तरीके से इन चीजों को, इन सारे शब्दों को ध्यान में रखेंगे। अब जब कोई भी निर्णय की स्थिति नहीं होती, किसी व्यक्ति के मन में अंतर्द्वंद्व चलता है कि वह संसार में जुट जाए, संसार का आनंद ले या उससे मुक्त हो, तो इस अंतर्द्वंद्व के दौरान उसे कौन सी आंतरिक पीड़ा को भोगना पड़ता है, उस पीड़ा की बहुत ही प्रभावशाली और सूक्ष्म अभिव्यक्ति की गई है नाटककार के द्वारा। किसके माध्यम से? राजकुमार नंद के माध्यम से। नाटक की मुख्य घटना है नंद का भिक्षु बनना, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाना, एवं सुंदरी के गर्व का खंडन होना। क्योंकि सुंदरी, जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, वो एक आसक्ति
यानी सांसारिक सुख सुविधाओं में लिप्त रहने वाली, उन्हीं में आनंद ढूंढने वाली एक स्त्री है और बहुत ही सुंदर है, और उसे इस बात का गर्व है कि वह अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती है और उसके पति उससे भी अत्यधिक प्रेम करते हैं। लेकिन अंततः जब नंद भिक्षु बनते हैं, तो उसका ये जो गर्व है, अपने सौंदर्य पर गर्व है, वो गर्व खंडित होता है और इसी कथा को यहाँ स्पष्ट किया गया है। संपूर्ण कथानक इसी घटना को केंद्र में रख करके बुना गया है। आगे चलें। अब बात आती है, पूरे नाटक में 3 अंक हैं दोस्तों। पहला अंक में की प्रमुख घटनाएं ये है, सुंदरी द्वारा कामोत्सव का आयोजन किया जाता है। जब नाटक शुरू होता है, तो उस समय चहल पहल दिखाई जाती है राजभवन में कि कामोत्सव नाम के एक उत्सव का आयोजन सुंदरी कर रही है, जिसमें नृत्य होगा, मदिरापान होगा और सारे लोगों को वहां आमंत्रित किया गया है नगर के। तो बहुत ही चहल पहल भरा माहौल है, तैयारियां चल रही हैं, सजावट महल की हो रही है। लेकिन इस बिंदु पर आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ये वो समय है कामोत्सव आयोजन का, जबकि अगले दिन प्रातःकाल देवी यशोधरा दीक्षा लेने वाली है, यानी बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने वाली है। यानी एक ओर तो विरक्ति आ गई और दूसरी ओर कामोत्सव, जिसे कामना का उत्सव कहा गया है, ये आसक्ति का यानी प्रवृत्ति का प्रतीक। तो यहाँ कामोत्सव का आयोजन हो गया प्रवृत्ति का प्रतीक, और देवी यशोधरा के द्वारा दीक्षा ग्रहण करना यानी निवृत्ति का प्रतीक। यानी प्रेय और श्रेय में द्वंद्व यहीं से शुरू हो जाता है। श्यामांग की उलझन, श्यामांग एक कर्मचारी है, उसे पत्तियों का ढेर दे दिया गया है, उससे बंधनवार बनेगी और वो पत्तियां आपस में उलझ गई हैं। क्यों? क्योंकि ये जो श्यामांग है दोस्तों, ये भले ही दिखाने के लिए नाटक का में एक कर्मचारी बताया गया है, लेकिन वास्तव में ये श्यामांग नंद के व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करता है। इसका जो भी वार्तालाप है, इसके जो भी संवाद हैं, वो सब संवाद नंद की आंतरिक स्थिति, उनके अंतः संघर्ष को चित्रित करते हैं। यानी श्यामांग इस नाटक में दिखाने के लिए राजकर्मचारी है, लेकिन वास्तव में वो नंद का प्रतिनिधित्व, नंद के व्यक्तित्व के का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात को आप भूलेंगे नहीं। तो श्यामांग की जो उलझन है, पत्तियों में उलझा हुआ है, वो सुलझ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये चल रहा है कि पिछले वर्ष जब आम्र के वृक्षों पर बौर आ गए थे और बहुत हरा भरा वातावरण था उपवन में, तब ये कामोत्सव आयोजित नहीं किया गया और कामोत्सव अब आयोजित किया जा रहा है, जबकि अगले ही दिन देवी यशोधरा बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करने वाली हैं। तो ये द्वंद्व है, आसक्ति और प्रवृत्ति का जो द्वंद्व है, निवृत्ति और प्रवृत्ति का जो द्वंद्व है, वो श्यामांग की इस उलझन के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। और श्यामांग की ये उलझन राजकुमार नंद के हृदय की उलझन है, उसकी विक्षिप्त, तो वो ये उलझन इतनी बढ़ जाती है कि वो विक्षिप्त हो, पागलों जैसी बातें करने लगता है। सुंदरी के द्वारा उसे अंधकूप में भेजना, जब सुंदरी आकर उसकी उलझन को, उसकी विक्षिप्तता को देखती है, तो कहती है, वो अपने कर्मचारियों को आदेश देती है कि इन्हें दक्षिण के अंधकूप में भेज दिया जाए, वहां अंधेरे कुएं में इसको रख दिया जाए। लेकिन एक दासी है अलका, जो श्यामांग से प्रेम करती है, वो उन्हें कहती है कि इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये अस्वस्थ है, तो इसके उपचार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। और उसकी बात को मानकर सुंदरी उसके उपचार की व्यवस्था करती है और उसकी देखभाल के लिए अलका को नियुक्त कर देती है। लेकिन कामोत्सव असफल रहता है। क्यों असफल रहता है? इसलिए असफल रहता है कि कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का इतना अधिक प्रभाव है कि कोई भी व्यक्ति इस कामोत्सव में आता ही नहीं है। केवल एक ही व्यक्ति आते हैं और वो है नंद के मित्र आर्य मैत्रेय। तो इस प्रकार कामोत्सव असफल रहता है और ये कामोत्सव की यह असफलता सुंदरी के रूप गर्व के खंडित होने का पहला चरण है। मृग का अपनी क्लांति से मरना, और इसी बीच प्रसंग आता है कि आखेट के लिए गए हैं, शिकार के लिए गए हैं नंद, और वहां पर वे किसी मृग का पीछा करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि एक मृग, उसे वो आहत नहीं करते, उस पर वो बाण नहीं चलाते, लेकिन जब वो लौट कर आ रहे हैं आखेट से, तब वो देखते हैं कि वही मृग जिसके वो पीछे थे, वो थकान के कारण अपनी ही मृत्यु से मर गया है।
और यही कारण है कि उस मृग का अपनी क्लांति यानी अपनी थकान से मरना उन्हें दुखी कर देता है। क्यों? क्योंकि अपनी थकान से मृग का मरना इस बात की ओर संकेत करता है कि मृत्यु निश्चित, और मृत्यु निश्चित है इस बात की ओर संसार अभिव्यक्ति करता है संसार क्षणभंगुर, दुखमय है। और गौतम बुद्ध का पहला सिद्धांत क्या है? यह है संसार दुखमय है। तो यहां भी ये बताया गया है कि प्रवृत्ति शिकार खेल रहे हैं, प्रवृत्ति का सूचक, लेकिन क्लांति से मरे हुए मृग को देखकर उनके मन में वैराग्य का, विरक्ति का भाव जागता है, यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व कदम कदम पर नंद के हृदय में चलता हुआ दिखाई देता है। अब ये कथा प्रसंग जिनकी चर्चा हमने ऊपर की, उनके सांकेतिक अर्थ समझ लेते हैं, प्रतीक समझ लेते हैं। श्यामांग की जो उलझन है वो नंद की उलझन की सांकेतिक अभिव्यक्ति है। इस बिंदु को भूलेंगे नहीं, प्रश्न पूछा जा सकता है। पत्तियों के ढेर में उलझना श्यामांग की मानसिक स्थिति और उसके माध्यम से नंद के अंतर्गंध की ओर संकेत करता है। आगे चलें। नगर वधु चंद्रिका का नृत्य, मदिरा, कामोत्सव सुंदरी की विलासी एवं भौतिकवादी प्रवृत्ति के द्योतक है, किंतु वास्तव में उसके रूप गर्व और यशोधरा के प्रति उपेक्षित भाव के संकेतक हैं। ये कामोत्सव का जब आयोजन हो रहा है तो सुंदरी ने क्या क्या कामोत्सव में व्यवस्थाएं करवाई हैं। वो है कि नगर वधु जो चंद्रिका है वो आकर रात्रि में नृत्य करेगी, मदिरा पान होगा, सभी लोग बैठ करके मदिरा पान करेंगे और कामोत्सव में सारी सुख सुविधाएं, भोजन, आपानक आदि सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह से की जाएंगी। तो ये जो आयोजन है कामोत्सव का, इसमें जो जो व्यवस्थाएं की गई वे सब सुंदरी की भौतिकवादी प्रवृत्ति की ओर संकेत करती हैं और वास्तव में इस बात की ओर भी संकेत करती है कि उसे अपने सौंदर्य, अपने पति के अपने प्रति प्रेम पर गर्व है, अहंकार है, इस बात की ओर संकेत करती है। और दूसरी बात, यशोधरा के द्वारा दीक्षा ग्रहण की जा रही है अगले ही दिन प्रातः, तो इस बात के प्रति उसका उपेक्षित भाव भी दिखाई देता है कुछ एक संवादों के माध्यम से। अलका को इसी बीच, दासी है सुंदरी की, अलका को इसी बीच एक स्वप्न आता है। सूखा सरोवर देखती है स्वप्न में, जहां पर ऐसे वृक्ष देखती है जिस पर पत्ते नहीं है, और धूल से भरा हुआ आकाश देखती है। तो ये जो सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश है, वास्तव में इसके माध्यम से गौतम बुद्ध के प्रभाव के फलस्वरूप कपिल वस्तु में जो वैराग्य का वातावरण बन गया है उसकी सांकेतिक अभिव्यक्ति की गई है। यानी इस स्वप्न के द्वारा ये संकेत दिया गया है कि अब यहाँ पर जो वातावरण बन रहा है कपिल वस्तु में वो विरक्ति का है, प्रवृत्ति का नहीं। आगे चले। राजभवन सुंदरी का जो है दोस्तों, वहां एक ताल है जिसमें कमल के सुंदर पुष्प हैं और उसमें दो राजहंस निरंतर तैरते रहते हैं, और ये राजहंस नंद और सुंदरी के प्रतीक हैं। जिस तरह से हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी, न ययौ न तस्थौ, न वो आगे चलते हैं और न स्थिर रहते हैं। राजहंस हमेशा लहरों के साथ, जिस प्रकार जल में सरोवर में लहरें होती हैं उसी की दिशा में तैरते रहते हैं। तो वे किसी एक दायरे में सिमट करके रह जाते हैं, और वही स्थिति नंद और सुंदरी की है, क्योंकि वे भी जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनके बीच बंध कर, उनके बीच फंस कर, अटक कर उसी बीच में तैरते रहते हैं, यानी उसी में उलझे रहते हैं। कमल ताल की जो लहरें हैं वे परिस्थितियों की प्रतीक। कमल ताल में पत्थर फेंकने का एक प्रसंग आया है। श्यामांग कमल ताल में पत्थर फेंकता है, जो विक्षिप्त कर्मचारी के रूप में हमने जिसकी चर्चा की शुरू में। कमल ताल में पत्थर फेंकने का जो प्रसंग है वो इस बात की ओर संकेत करता है दोस्तों कि परिस्थितियों की जटिलता और उग्रता को कई बार हम स्वयं और अधिक बढ़ा लेते हैं, हम उन्हें सुलझाने के प्रयत्न में और अधिक बढ़ा लेते हैं। यही कारण है क्योंकि कमल ताल में लहरें अपने रूप में उठती हैं और गिरती हैं, लेकिन जब हम किसी भी जल की उसमें जल के सरोवर में पत्थर फेंकते हैं तो लहरों में खंड होता है, लहरों के टुकड़े होते हैं और लहरों की गति, दिशा बदल जाती है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि कई बार हम अपनी परिस्थितियों को सुलझाने के प्रयत्न में उलझने और अधिक बढ़ा लेते हैं। और इसी बीच प्रसंग आता है कि अचानक वो राजहंस जोर से चीख रहे हैं, ऐसा सुंदरी को सुनाई देता है। तो उनका आहत होकर, पीड़ित होकर के क्रंदन करना, चीखना वास्तव में नंद और सुंदरी की पीड़ा की सांकेतिक अभिव्यक्ति है। आगे चले।
कमल ताल पर श्यामांग वहां बैठा है, कमल ताल के किनारे पत्थर फेंकता है। क्यों पत्थर फेंकता है? क्योंकि उसे उस कमल ताल के ऊपर एक छाया मंडराती हुई दिखाई देती है। और ये छाया किसकी है? ये छाया है गौतम बुद्ध के विरक्तिपूर्ण व्यवहार की, विरक्तिपूर्ण सिद्धांतों की छाया। तो वो छाया उतरती है नंद और सुंदरी के जीवन में। ये छाया का आगमन विषम परिस्थितियों के अंधकार का प्रतीक है। छाया का राजहंस को जकड़ना विषम परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसे नंद और सुंदरी की जकड़न का प्रतीक है। श्यामांग देखता है कि वो छाया धीरे धीरे राजहंसों को घेर रही है और उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही है। तो इसके द्वारा नाटककार ये कहना चाहते हैं, क्योंकि राजहंस किसके प्रतीक है? नंद और सुंदरी के प्रतीक है, इसलिए ये यहाँ ये संकेत किया गया है कि वास्तव में छाया जो राजहंसों को जकड़ रही है वो इस बात की सूचक है कि विषम परिस्थितियों के चक्रव्यूह में नंद और सुंदरी फंसते चले जा रहे हैं, जकड़ते चले जा रहे हैं। अपनी ही क्लांति से मृत मृग परिस्थितियों में जकड़े हुए मनुष्य के मृतप्राय होने का संकेत है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार मनुष्य कभी कभी परिस्थितियों में बहुत अधिक जकड़ा जाने के कारण अपनी जीवंतता, अपनी जीवनी शक्ति को खो बैठता है, उसी तरह से अपनी ही थकान से मरा हुआ वो मृत है, मृत मृग है, जिसके माध्यम से परिस्थितियों की जकड़न में फंसे हुए मनुष्य के संवेदनहीन होने, जीवनहीन होने का संकेत किया गया है। कामोत्सव के आयोजन से सुंदरी के रूप गर्भ एवं यशोधरा से उसकी स्पर्धा की सांकेतिक अभिव्यक्ति की गई। अब बात आती है द्वितीय अंक की। दूसरे अंक की प्रमुख घटनाएं ये हैं। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि दूसरे अंक का प्रारंभ और अंत नेपथ्य की व्याकुल उद्विग्न ध्वनि से होता है। नेपथ्य का मतलब होता है कि पीछे से कोई भी व्यक्ति पर्दे के पीछे से जब कुछ बोलता है, कोई आवाज आती है, उसे नेपथ्य कहा जाता है नाटक में। तो अंक में दृश्य कुछ और चल रहा है, लेकिन शुरुआत में भी नेपथ्य से किसकी आवाज आ रही है? श्यामांग की आवाज आ रही है। वो बड़बड़ा रहा है क्योंकि वो विक्षिप्त है और नंद के विचारों की, नंद के द्वंद्व की अभिव्यक्ति कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही व्याकुलता भरी, उद्विग्न यानी परेशानी से भरी, द्वंद्व से भरी हुई नेपथ्य से ध्वनि आती है और यहीं से दूसरा अंक शुरू होता है। और जहां दूसरा अंक समाप्त होता है वहां भी नेपथ्य की यही व्याकुल उद्विग्न ध्वनि सुनाई देती है। आगे चलते हैं। श्यामांग प्रलाप कर रहा है, तरह तरह से विक्षिप्तता की स्थिति में बोल रहा है। दूसरी ओर नंद आखेट से लौटकर आ गए हैं, जिस आखेट की चर्चा हमने पिछले अंक में की थी, और वे अवसादग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनके ध्यान में बार बार वो अपनी ही थकान से मरने वाले मृग का दृश्य घूम रहा है और उसके कारण वे पीड़ित हैं। सुंदरी सोई हुई है जब वे आखेट से लौटकर आते हैं, लेकिन जब वो जाग जाती है तो धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेमपूर्ण वार्तालाप होता है और नंद का अवसाद जो है, उनकी जो पीड़ा है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। देखिए, विरक्ति का भाव लेकर आए वन से नंद, लेकिन जैसे ही सुंदरी सामने आई, प्रवृत्ति का भाव उनके मन में जाग गया। आप देखेंगे कि नाटक में कदम कदम पर प्रवृत्ति और निवृत्ति के इस द्वंद्व को स्पष्ट किया गया है। नंद के द्वारा सुंदरी के प्रसाधन में सहायता की जाती है, यानी बहुत ही रोमानी वातावरण में यहाँ पर चित्रित किया गया है नंद और सुंदरी को, क्योंकि सुंदरी अपने आप अपना श्रृंगार कर रही है और प्रसाधन का अर्थ होता है श्रृंगार करना, और उस श्रृंगार में नंद उसकी सहायता करते हैं। नंद सुंदरी के प्रसाधन के लिए, श्रृंगार करने के लिए उसके सामने दर्पण लेकर के खड़े होते हैं, लेकिन दर्पण गिरकर टूट जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलें। बुद्ध का भिक्षा के लिए नंद के द्वार पर जिस समय, देखिए अब फिर, क्योंकि प्रेम का वातावरण बना हुआ है भवन में, नंद और सुंदरी प्रेम की वार्ता में लीन है, लेकिन इसी बीच नेपथ्य से किसकी आवाज आती है? बुद्ध का भिक्षा के लिए स्वर सुनाई देता है, भिक्षा मांग रहे हैं। और ये क्या है? बुद्ध किसके प्रतीक है? विरक्ति की भावना के प्रतीक है। अंदर क्या चल रहा है? प्रवृत्ति चल रही है और बाहर निवृत्ति, यानी निवृत्ति और प्रवृत्ति का द्वंद्व है। नंद के द्वार पर आना और 2 बार भिक्षा के लिए याचना करना, लेकिन भिक्षा न मिलने पर वहां से लौट जाना। नंद का इस प्रमाद के लिए, प्रमाद यानी ये जो लापरवाही, ये जो आलस्य उन्होंने किया कि उन्होंने गौतम बुद्ध के भवन आने पर, भिक्षा की याचना करने पर भी उन्हें भिक्षा नहीं दी, इस बात से वे बहुत असंतुष्ट हो जाते हैं, आत्मग्लानि से पीड़ित होने लगते हैं। तब वे क्षमा याचना करने के लिए
गौतम बुद्ध के पास जाते हैं और यहीं द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। अब ये जो कथा प्रसंग आए हैं, इनके सांकेतिक अर्थ, इनके प्रतीकार्थ एक बार देख लेते हैं। श्यामांग का जो प्रलाप है दोस्तों, वो नंद के चित्त की व्याकुलता और उसकी उद्विग्नता की ओर संकेत करता है। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूं कि आपको ये कंठस्थ हो जाए कि श्यामांग एक ऐसा व्यक्तित्व है नाटक में जो नंद के व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। श्यामांग का यह कथन, देखिए कथन को ध्यान देंगे, कोई एक किरण ला दो, अंधेरा अब मुझसे सहा नहीं जाता, नंद के प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व का संकेतक है। यानी इतने अधिक परिस्थितियों में, इस द्वंद्व में फंस गए हैं नंद कि उन्हें कोई राह दिखाई नहीं देती कि जिस मार्ग पर चलकर वे इस द्वंद्व से बाहर निकल सके। तो जब ऐसी स्थिति होती है दोस्तों, हम लोगों की, हमारे जीवन में भी ऐसा समय कभी कभी आता है कि हम निर्णय की स्थिति में नहीं होते, तो उस स्थिति में हमें लगता है कि जैसे चारों ओर अंधकार छा गया है। तो वही स्थिति यहाँ नंद की है, और जिसकी अभिव्यक्ति किसके कथन के माध्यम से हो रही है? श्यामांग के कथन के माध्यम से हो रही है। वो क्या कह रहा है? कोई एक किरण ला दो। किरण का मतलब क्या है? किरण लाने का मतलब है कि कोई एक ऐसी राह दिखा दो जिस पर चलकर मैं इस द्वंद्व के अंधकार से मुक्त हो सकूं, बाहर निकल सकूं। अंधेरा अब मुझसे सहा नहीं जाता, यानी ये जो द्वंद्व का अंधकार है, ये अब मेरे लिए असहनीय हो गया है। दर्पण का टूटना सुंदरी के अहम के टूटने का संकेतक है। जो दर्पण, क्योंकि उसे अपने रूप पर, अपने सौंदर्य पर, अपने पति के अपने प्रति प्रेम पर गर्व है, तो जब दर्पण टूटता है श्रृंगार करते समय, और वो भी उसके पति के हाथों से, तो इस बात के द्वारा नाटककार इसकी सांकेतिक अभिव्यक्ति क्या करना चाहते हैं कि ये दर्पण का टूटना कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि सुंदरी के उस अहंकार के टूटने का प्रतीक है। सुंदरी और नंद के प्रेमालाप के बीच नेपथ्य से बुद्धम शरणम गच्छामि का जो स्वर आता है, जबकि गौतम बुद्ध भिक्षा लेने के लिए भवन आते हैं, तो वह स्वर भी प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व की ओर संकेत करता है। अब बात आती है तीसरे अंक की प्रमुख घटनाओं की। तीसरे अंक का प्रारंभ सुंदरी और उसकी दासी अलका के बीच वार्तालाप से होता है। नंद बुद्ध के पास जाकर, क्योंकि हमने पिछले अंक में पढ़ा था कि दूसरे अंक के अंत में वे इस बात से आत्मग्लानि से पीड़ित हैं नंद, और कि वे उनको बुद्ध को भिक्षा नहीं दे सके, तो वे उस आत्मग्लानि से मुक्त होने के लिए, बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए उनके पास जाते हैं, और वहां पर उन्हें जबरदस्ती बौद्ध धर्म में दीक्षित कर दिया जाता है, यानी उन्हें दीक्षा दे दी जाती है। ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि नंद का द्वंद्व से बाहर निकलकर एक मजबूत और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते ही नहीं। वे अंदर अंदर उनके बहुत सारा द्वंद्व चल रहा है, लेकिन वे निर्णयात्मक स्वर में अपने विचार किसी के सामने अभिव्यक्त कर ही नहीं पाते, चाहे वो गौतम बुद्ध हो या फिर उनकी पत्नी सुंदरी हो। नंद का बुद्ध के पास जाकर बौद्ध धर्म में दीक्षित होना, नंद का बुद्ध के भिक्षा पात्र को अस्वीकार करना, और जब दीक्षा हो जाती है उनकी, तब भिक्षा पात्र देते हैं गौतम बुद्ध उनके हाथ में, लेकिन नंद उस भिक्षा पात्र को अस्वीकार कर लेते हैं और वहां से दौड़कर वन की ओर चले जाते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत भयंकर उथल पुथल मची हुई है। वो ये समझ नहीं पा रहे कि ये दीक्षा होकर के उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है, और उन्हें आगे का मार्ग सुझाई नहीं दे रहा, क्योंकि वे न तो विरक्त होना चाहते हैं और न वे पूरी तरह से सुंदरी के प्रति उसके प्रेम में प्रवृत्त होकर सांसारिक सुख सुविधाओं में डूबे रहना चाहते हैं। यही मूल इस नाटक की कथा वस्तु का द्वंद्व है। तो वो वन में जाते हैं, और वन में उनके सामने एक शेर आ जाता है, और उससे वे युद्ध करने लगते हैं। और ये युद्ध, जो शेर का युद्ध है, आगे चर्चा करूंगी मैं, ये भी एक प्रतीक है। नंद का भिक्षु आनंद के साथ अपने भवन में लौटना, तो जहां जहां नंद जाते हैं दीक्षा के बाद, बुद्ध के जो परम प्रिय शिष्य थे भिक्षु आनंद, वे उनके साथ छाया की तरह पीछे पीछे जाते हैं। जब वे व्याघ्र से संघर्ष करते हैं तब भी उनके साथ भिक्षु आनंद है, और जब वे अपने भवन में लौटते हैं तब भी भिक्षु आनंद उनके साथ हैं। नंद और सुंदरी का वार्तालाप होता है आपस में भवन में लौटने पर, और नंद के मन में निराशा, अवसाद और अधिक बढ़ जाता है। कमल, इसी बीच में एक और महत्वपूर्ण घटना घटित होती है कि कमल ताल से राजहंस गायब हो जाते हैं। कमल ताल से राजहंस गायब होना भी एक प्रतीक है। नंद का अपने केश काटे जाने पर, क्योंकि दीक्षा हुई तो उनके केश काट दिए गए हैं, तो उस बात से पीड़ित हैं नंद,
और वे केश काटे जाने पर गौतम बुद्ध के पास अपने केश वापस लेने के लिए जाते हैं। ये भी एक प्रतीक है जिसकी चर्चा आगे करेंगे। श्वेतांग का कहना कि वे अपने केशों की, जब वो चले जाते हैं तो श्वेतांग चर्चा करता है सभी के बीच में, पूछने पर कि नंद आखिर कहाँ गए, तब वे कहते हैं कि वे अपने केशों की खोज में जा रहे हैं, जाकर तथागत से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनके केशों का क्या किया, और यदि कुछ नहीं किया तो क्या उनके केश उन्हें लौटाए जा सकते हैं। ध्यान देंगे, उनकी पत्नी को उन केशों की आवश्यकता है, यानी ये कटे हुए केश वास्तव में इस बात के प्रतीक है, उनकी प्रवृत्ति पर चोट है, उनके जो प्रवृत्ति के संस्कार हैं उन पर चोट है, लेकिन वे उसे लेने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पत्नी को उन केशों की आवश्यकता है, क्योंकि उनके कारण उनकी पत्नी के शब्दों में उनकी पहचान समाप्त हो गई है। तो ये केश वास्तव में उनकी खोई हुई पहचान की ओर संकेत करते हैं। कथा प्रसंगों के संकेतार्थ एक बार समझ लेते हैं। व्याघ्र से संघर्ष वास्तव में नंद का अपनी अंतःवृत्तियों से संघर्ष है, अपने अंदर से संघर्ष है। व्याघ्र से वो कर रहे हैं संघर्ष, लेकिन उसके द्वारा लेखक उस आंतरिक संघर्ष की ओर संकेत कर रहे हैं जो भीषण युद्ध उनके खुद के भीतर चल रहा है। राजहंसों का ताल से गायब होना वास्तव में नंद के चले जाने का संकेत है, क्योंकि बुद्ध की शरण में चले गए नंद, वहां उनकी दीक्षा हो गई है, तो राजहंस गायब हो गए, क्योंकि राजहंस नंद और सुंदरी के प्रतीक हैं। सुंदरी का विशेषक बनाने के लिए विशेषक शब्द यहां इस्तेमाल हुआ है। एक विशेष प्रकार के सुंदर टीका जो लगता था, तिलक जो लगाया जाता था उस समय स्त्रियों के द्वारा, उसे विशेषक कहा जाता था। तो विशेषक बनाने के लिए चंदन की कटोरी हाथ में लेना प्रवृत्ति का, ये जब उसके प्रसाधन में मदद कर रहे हैं, जहां हमने चर्चा की थी, वहां ये प्रसंग आता है कि वे चंदन की कटोरी हाथ में लेकर सुंदरी से कहते हैं कि वे आज विशेषक अपने हाथों से उसके मस्तक पर बनाएंगे। तो वो चंदन की कटोरी हाथ में लेना उनके प्रवृत्ति का, यानी सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने का उनका जो स्वभाव है उसकी ओर संकेत करता है। लेकिन गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया जो भिक्षा पात्र है, एक और चंदन की कटोरी है उनके हाथ में, और दूसरी ओर जब वे गौतम बुद्ध से क्षमा याचना करने के लिए जाते हैं तो उनके हाथ में क्या आता है? भिक्षा पात्र आता है। यानी वही प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। कटे हुए केश ले जाने का प्रसंग भी प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वंद्व की ओर ही संकेत करता है। इसी अनिर्णय की स्थिति में नेपथ्य की उद्विग्न ध्वनि के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर भी हम चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कथनों पर हम चर्चा करेंगे, ताकि हम अच्छी तरह से इस नाटक के मूल कथानक को समझ सकें। तो जो अंत में जो एक नेपथ्य की ध्वनि आती है, उसे संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है, ताकि आप ये समझ सकें कि किस बिंदु पर आकर ये नाटक समाप्त हुआ। नहीं, किसी की समझ में नहीं आता। पत्थर पानी में, पत्थर मैंने नहीं फेंके, जिसने पत्थर फेंके वह भी वही छाया थी। यह अंधेरा मुझसे नहीं ओढ़ा जाता, मुझे एक किरण ला दो, एक किरण। ये किस बात की ओर संकेत करता है कि नाटक समाप्त हो जाता है, लेकिन प्रवृत्ति और निवृत्ति का नंद के हृदय में जो संघर्ष चल रहा है वो समाप्त नहीं होता। उसे उनके बीच से जो राह निकालनी है वो राह निकल ही नहीं पाती। यही कारण है कि वो अंत में भी मुझे एक किरण ला दो, मुझे एक किरण ला दो कहते हैं। और ये बात किसकी है? ये नेपथ्य से आती हुई ध्वनि है, और इसी के बाद नाटक समाप्त हो जाता है। यानी जो अनिर्णय की स्थिति नाटक के प्रारंभ में थी, वही अनिर्णय की स्थिति नाटक के अंत तक बनी रहती है, क्योंकि नाटककार इस कथानक के द्वारा, इस नाटक के द्वारा उस द्वंद्व को ही सामने लाना चाहते हैं। आगे चले। अब वे महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों बहुत बड़ी-बड़ी हैं, क्योंकि उनके कथ्य को समझने के लिए ये जरूरी था, इसलिए इन पर नजर डालेंगे। लेकिन जो अंश विशेष महत्वपूर्ण होगा उसे मैं रेखांकित करूंगी, तो आप उसका ध्यान देंगे। देखिए, श्यामांग का कथन है ये। पिछले बसंत में जब कामोत्सव का आयोजन किया गया है सुंदरी के द्वारा, तो उसी प्रसंग में वो अपने मन में सोच रहा है, पिछले बसंत में आम कैसे बौराए थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों में झुक जाती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है। भिक्षुओं का वेश धारण करने का मतलब क्या है? यानी वैराग्य का वातावरण प्रबल है कपिल वस्तु में, तब कामोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति,
कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेंगी और यहाँ यहाँ रात भर नृत्य होगा, आपानक चलेगा। आपानक का अर्थ होता है साथ बैठकर मदिरा पान करना, यानी मदिरा पान करने वालों की जो गोष्ठी होती है उसे आपानक कहा जाता है। तो उसके मन में ये संघर्ष चल रहा है, क्योंकि श्यामांग नंद के व्यक्तित्व की का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए ये द्वंद्व वास्तव में श्यामांग का नहीं बल्कि नंद का द्वंद्व है। सुंदरी, इसका अर्थ इतना ही है अलका कि बहुत दिन एक तार जीवन बिताकर लोग अपने से ऊब जाते हैं, तब जहां कुछ भी नवीनता दिखाई दे वे उसी ओर उमड़ पड़ते हैं। यह उत्साह दूध फेन का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। इस पंक्ति को ध्यान में रख लेंगे। ये प्रसंग वो है जब अलका अपनी दासी अलका से सुंदरी का वार्तालाप चल रहा है और अलका उसे बता रही है कि लोगों पर गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का इतना प्रभाव है, उनके व्यक्तित्व का, कि वे संध्या होते ही उनकी नदी के किनारे दौड़ पड़ते हैं और पूरे टाइम चाहे बुजुर्ग व्यक्ति हो चाहे बच्चे हो सभी वहीं नदी किनारे बैठे रहते हैं। तो उसका जवाब देती हुई सुंदरी ये कहती है कि इसका बस इतना सही अर्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के सिद्धांतों और विचारों से वे प्रभावित हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि उन्हें कुछ नया दिखाई दे रहा है और जीवन में एक जैसा जीवन जीते जीते व्यक्ति कभी कभी ऊब जाते हैं, तो जब भी कुछ नया मिलता है उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। तो ये जो जाना है बुद्ध के पास, ये वास्तव में उनके प्रभाव के कारण नहीं बल्कि एक उबाल है भावनाओं का, और ये उबाल जैसे दूध उबलता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है, उसी तरह से ये उबाल भी शांत हो जाएगा। तो ये दूध फेन का जो उबाल कहा गया है वो किसको कहा गया है? नगर वासियों के उत्साह को। किसके प्रति उत्साह? गौतम बुद्ध के प्रति उत्साह को कहा गया है। आगे चलते हैं। सुंदरी, लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने बोध प्राप्त किया है, बोध मतलब ज्ञान प्राप्त किया है, कामनाओं को जीता है, पर मैं कहती हूं कि कामनाओं को जीता जाए यह भी क्या मन की एक कामना नहीं है? इस कथन के द्वारा ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध के वैराग्यपूर्ण दृष्टिकोण से की समर्थक नहीं है सुंदरी। सुंदरी प्रवृत्ति की सूचक है, प्रवृत्ति में विश्वास करती है, संसार में आनंद लेने में विश्वास करती है, और उसका विरोध है किससे? गौतम बुद्ध से और देवी यशोधरा से। आगे कहती है, बात बहुत साधारण सी है अलका, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यानी गौतम बुद्ध के द्वारा वैराग्य धारण करने के मूल में वो जिम्मेदार किसको मानती है? देवी यशोधरा को मानती है कि वे अपने सौंदर्य से, अपने व्यक्तित्व से अपने पति को बांधकर, अपने प्रेम पाश में बांधकर नहीं रख सकी। और ये पंक्ति दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यानी नारी अगर अपने सौंदर्य में, अपने प्रेम के पाश में बांध कर रखती है पुरुष को तो वो पुरुष बना रहता है, लेकिन यदि वो बांध कर न रख पाए तो वो विरक्त होकर क्या बन जाता है? गौतम बुद्ध बन जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन सुंदरी का है। किससे कहा गया है? अपनी दासी अलका से कहा गया है। आगे चले। श्यामांग, वहां देखा ताल की लहरों पर वह छाया उतर रही है, लहरें उसमें गुम हुई जा रही हैं, यानी उसकी विक्षिप्तता चल रही है श्यामांग की। और ये जो द्वंद्व है, ये जो विक्षिप्तता है वास्तव में किसकी है? नंद के हृदय की विक्षिप्तता है। तो वो देखता है लहरें उसमें गुम हुई जा रही हैं, किसमें? छाया के आवरण में। कमल नाल, कमल पत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि वह छाया धीरे धीरे उन सबको लील जाएगी, यानी वो छाया धीरे धीरे राजहंसों को, कमलों को, जो कुछ भी सरोवर में है उस सबको निगल लेगी। यानी परिस्थितियों की विषमता, गौतम बुद्ध का जो प्रभाव है, वो जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, जो प्रवृत्ति की सूचक वस्तुएं हैं, उनको अपने आवरण में ढक लेगी। वह छाया धीरे धीरे उन सबको लील जाएगी, ताल में तैरते हुए राजहंसों के जोड़े को भी, यानी सुंदरी और नंद को भी। मुझे डर लगा, मैं छाया पर पत्थर फेंकने लगा। छाया कई टुकड़ों में बट गई, मगर फिर ज्यों की त्यों हो गई। यानी विभक्त हुई छाया, लेकिन फिर वापस वैसी की वैसी हो गई। इसका ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है कि गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक छा गया है कपिलवस्तु में। तभी न जाने कैसे उसने राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे वे चीत्कार कर उठे। यानी चीखना, करुण क्रंदन करना वैराग्य के प्रति विद्रोह की ओर संकेत करता है। नंद, बाण से क्षत विक्षत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती। जब वो चर्चा करते हैं उस मृग की, जो आखेट के दौरान उन्हें देखने को मिला, जो उनके बाण से नहीं मारा गया था
बल्कि स्वयं अपनी थकान से ही मर गया था, क्योंकि संभवतः उसके जीवन का अंतिम समय आ गया था। तो उसकी चर्चा वे सुंदरी से कर रहे हैं कि जब कभी मैं शिकार करता हूँ और किसी मृग पर बाण चलाता हूँ, तो किसी घायल मृग को देखकर मेरे मन में कभी इतनी वेदना, इतनी पीड़ा नहीं होती, जितनी उस अपनी ही थकान से मरे हुए मृग को देख करके हुई। बाण से क्षत विक्षत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती, होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति, कि अगर कोई अनुभूति होती है कि चलो ये मृग मैंने मारा, इसका मैंने शिकार किया, अब ये मुझे प्राप्त हो गया, से केवल हल्की सी अनुभूति। परंतु बिना घाव के अपनी ही क्लांति से मरे हुए मृग को देखकर मन में जाने कैसा लगा, और लौटकर आते हुए अपने आप को इतना थका और टूटा हुआ लगने लगा कि यानी अपने अवसाद को अभिव्यक्त कर रहे हैं यहाँ नंद। आगे चलते हैं। सुंदरी, कामोत्सव कामना का उत्सव है। ये कामोत्सव का आयोजन हो रहा है, आर्य मैत्रेय आते हैं और वो ये सूचना देते हैं कि जिन महान व्यक्तियों को, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया है, वे कोई भी इस कामोत्सव के आयोजन में शामिल होने नहीं आ रहे हैं। तब उनके इस बात का जवाब देती हुई सुंदरी कहती है कि कामोत्सव कामना का उत्सव है। आर्य मैत्रेय, मैं अपनी आज की कामना कल के लिए टाल रखूं? क्यों? मेरी कामना मेरे अंतर की है, मेरे अंतर में ही उसकी पूर्ति हो सकती है। बाहर का आयोजन उसके लिए उतना महत्व नहीं रखता जितना कुछ लोग समझ रहे हैं। यानी सब वो कहना चाहती है कि यदि सब लोग ये समझ रहे हैं कि उनके आने से कामोत्सव, उनके न आने से कामोत्सव असफल हो जाएगा, तो ये उनकी भूल है, क्योंकि ये मेरे हृदय की कामनाओं की अभिव्यक्ति है कामोत्सव। तो मेरे हृदय की कामनाएं यदि मेरे हृदय में जन्म लेती हैं, तो वे तृप्त भी मेरे हृदय में ही होंगी। तो अगर कोई सोचते हैं लोग कि वे नहीं आएंगे तो कामोत्सव असफल होगा, मेरी कामनाएं अतृप्त रह जाएंगी, तो ये उनकी भूल है। यहाँ भी उसका अहंकार, उसका रूप गर्व हमारे सामने आता है। आगे चलें। सुंदरी, परंतु फिर भी यह विचार आता है कि राजहंस आहत थे। अब राजहंस क्योंकि चले गए हैं तो उनके विषय में सोच रही है। राजहंस आहत थे, कम से कम एक उनमें से अवश्य आहत था। कल कैसा क्रंदन उनका सुना था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति रही होगी कि अपनी इच्छा से उड़कर कहीं चले जाते? यानी उसका मानना ये है कि जो राजहंस कमलताल से गायब हुए हैं, वे किसी के द्वारा वहां से गायब किए गए हैं। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि जिस तरह से चीख रहे थे, पीड़ा से भरी हुई उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, उससे संभवतः वे इतने पीड़ित थे कि उनके पंखों में उड़कर जाने की ताकत नहीं थी। और जिस ताल में इतने दिनों से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण या इतनी आसानी से छूट सकता था? इससे, इस कथन से किसकी ओर संकेत किया गया है? राजकुमार नंद के बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने की ओर संकेत किया गया है। जब वे बुद्ध के पास चले जाते हैं, तो इस बात की ओर यहाँ राजहंसों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है कि उनमें, वे खुद इतने पीड़ाग्रस्त थे, तो क्या उनमें इतनी ताकत थी कि वो स्वयं गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में दीक्षा लेने के लिए, उनके धर्म में दीक्षित होने के लिए चले जाते? संभवतः नहीं। उसका मानना है कि उन्हें किसी ने जबरदस्ती दीक्षित किया है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो इतने समय से मेरे साथ थे, इस भवन में रहने के, इतनी सुख सुविधाओं के बीच रहने के आदी थे, तो क्या संभव है कि वो एकदम से इन राजमहल की सुख सुविधाओं को त्याग सकने में सफल हो पाते? तो ये प्रश्न है, ये द्वंद्व है जो नंद के चले जाने के बाद सुंदरी के हृदय में राजहंसों के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है। आगे चलें। श्वेतांग, श्वेतांग दूसरा कर्मचारी है। श्यामांग तो विक्षिप्त है, लेकिन श्वेतांग बिल्कुल सही है। हाँ, कुमार के विरोध करते रहने पर भी उनके केश काट दिए गए। अब वहां जब दीक्षा हुई नंद की, उसका सारा वर्णन किया जा रहा है श्वेतांग के द्वारा। हाँ, कुमार के विरोध करते रहने पर भी उनके केश काट दिए गए, परंतु कुमार उसी समय उठकर वहां से चले आए। उनकी आंखों में उस समय आंसू थे, यानी ये आंसू जो नंद के आंखों में है केश कटने के समय, ये इस बात के संकेतक हैं कि वे प्रवृत्ति से पूरी तरह से अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए हैं और विरक्ति को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। जाने का केश कट जाने के कारण या अपने मन की बात कहने के न कह पाने के कारण श्वेतांग कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि वो आंसू क्यों थे, उनके केश कट गए इसलिए, या वे अपने मन की बात गौतम बुद्ध के सामने नहीं अभिव्यक्त कर पाए, इस पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू थे। जब वे वहां से चले बहुत विक्षुब्ध थे, लगता था जैसे किसी से जूझना चाहते हो और जूझ न पाए हो। यानी श्वेतांग के इस कथन का अर्थ है कि उनके अंदर भीषण संघर्ष चल रहा था। नंद, कौन है वह दूसरा व्यक्ति? अब ये नंद का वार्तालाप है भिक्षु आनंद से। भिक्षु आनंद जब दीक्षा के बाद उनके राजभवन में, नंद के राजभवन में उनके साथ लौट आते हैं,
तब ये वार्तालाप है, संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कौन है वह दूसरा व्यक्ति, कौन है वह जिसे मैंने रोक रखा है? भिक्षु आनंद कहते हैं कि तुम स्वयं अपनी इस स्थिति के जिम्मेदार हो। तुम स्वयं सोचो कि किस व्यक्ति ने तुम्हें ऐसा करने से रोक रखा है। तब वो कहता है, कौन है वह दूसरा व्यक्ति, कौन है वह जिसे मैंने रोक रखा है? जानता हूं तुम्हारा क्या उत्तर होता। रुकते तो तुम इतना ही कहते, तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते नंद। यानी मुझसे प्रश्न करते कि क्या तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते, क्योंकि वो व्यक्ति अभिव्यंजित अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति स्वयं तुम हो। तुम इतना ही कहते, तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते नंद। नहीं, आज मैं मदिरा नहीं लूंगा। फिर वो मदिरा पात्र वहां रखे हैं, तो वो भिक्षु से कहता है, आज मैं मदिरा नहीं लूंगा। भिक्षु, तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें जिससे यह ना कह सकें कि स्मृति को विस्मृति में डुबो देना क्यों चाहते हो, कि जो स्मृतियां हैं जीवन की, उनसे भागकर, मदिरा के नशे में डूबकर उनसे भागना क्यों चाहते हो? तो कहते हैं, मैं इसलिए मदिरा नहीं लूंगा, राजकुमार नंद कहते हैं, क्योंकि भिक्षु, जिससे तुम ये ना कह सको कि मैं अपनी सारी विषम परिस्थितियों को, अपने द्वंद्वों को भूलने के लिए मदिरा पान कर रहा हूं। यद्यपि इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकता था। आगे वो कहते हैं नंद भिक्षु से कि मैं तुम्हें इस बात का भी जवाब दे सकता था, अगर तुम मेरे सामने ये प्रश्न करते। कह सकता था कि स्मृति से बचने के लिए तुमने जो स्वांग रचा है, वह स्वांग मैंने नहीं रचा। कि तुमने तो अपनी जीवन के सुखमय स्मृतियों से बचने के लिए वैराग्य धारण करने का नाटक किया है, लेकिन कम से कम मैंने उस वैराग्य को धारण करने का नाटक तो नहीं किया। स्वांग का मतलब होता है नाटक। आगे चलते हैं। नंद, आत्मविनाश और आत्मरक्षा दोनों प्रवृत्तियों के बीच एक साथ में कैसे जिया? प्रसंग कौन सा है? प्रसंग है व्याघ्र से उनके युद्ध का प्रसंग। तो वो कह रहे हैं कि आत्मविनाश, देखिए ध्यान देंगे, विपरीत परिस्थितियां। आत्मविनाश यानी अपने आप को मौत के मुंह में धकेल देने की प्रवृत्ति। यानी जब कोई व्यक्ति परेशान होकर शेर से जूझ पड़े, उससे लड़ने को तैयार हो जाए, ये आत्मविनाश है। यानी अपने विनाश को स्वयं ही आमंत्रित करना। और आत्मरक्षा, और दूसरी ओर शेर सामने है, तो लड़ने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि उसके मूल में भाव क्या छिपा है? आत्मरक्षा। तो इस दोनों विपरीत स्थितियों को एक साथ जी रहे हैं नंद उस संघर्ष के दौरान। तो उसी बात को स्पष्ट करते हुए वो कहते हैं कि आत्मविनाश और आत्मरक्षा दोनों प्रवृत्तियों के बीच एक साथ में कैसे जिया और क्यों? और क्या यह सुख की ही खोज थी कि मैं इन दोनों स्थितियों को, जो विपरीत है परस्पर, उन दोनों स्थितियों को एक साथ जी करके ही जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहता था? इस बात को वो समझ नहीं पा रहे, जिसने उस तरह जीने के, और क्या यह सुख की ही खोज थी जिसने उस तरह जीने के लिए विवश किया, या यह केवल मन का विद्रोह था, बिना विश्वास के, एक विश्वास के अपनी ओर, अपने ऊपर लादे जाने के लिए? यानी कौन सा विश्वास लादा गया है? दीक्षा ग्रहण करने का, जो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का विश्वास है। वो मानते हैं कि उसे जबरदस्ती उनके व्यक्तित्व पर लाद दिया गया है, या कि इसलिए कि उस समय मैं इतना सत्वहीन क्यों हो गया? सत्वहीन यानी मुझ में इतना साहस नहीं रहा कि मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा था, यानी मुझे जबरदस्ती दीक्षा दी जा रही थी, मैं उसका विरोध करता। मैं सत्वहीन क्यों हो गया कि भिक्षु आनंद के कर्तनी उठाने पर, कर्तनी का अर्थ होता है कैंची, बाल काटने के लिए जब कैंची उठाई है भिक्षु आनंद ने, उस प्रसंग की ओर संकेत है। कर्तनी उठाने पर चिल्ला नहीं सका कि यह विश्वास मेरा नहीं है। इस पंक्ति के द्वारा, इस पैराग्राफ के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा ये स्पष्ट हो रहा है कि नंद दीक्षा ग्रहण करके पूरी तरह से प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का उद्देश्य दीक्षा ग्रहण करना नहीं था। उनके जीवन का उद्देश्य ना पूरी तरह से सांसारिक सुख सुविधाओं में डूबे रहना, क्योंकि यही द्वंद्व उनके बीच चल रहा है। मैं तुम्हारा या किसी और का विश्वास ओढ़कर नहीं जी सकता, नहीं जीना चाहता। अगला संवाद है नंद का ही। सुख सुख नहीं है, काई पर फिसलते हुए पांव का एक स्पंदन मात्र है। ध्यान देंगे, सुख सुख नहीं है, कि जीवन के सुख की बात हो रही है, कि वो वास्तव में, क्योंकि हमेशा जीवन में जो सुख होता है वो क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। तो उसकी उपमा किससे दी जा रही है? काई पर जब हम पैर रखते हैं और क्षण भर के लिए हमारा पूरा शरीर हिल जाता है, क्यों? क्योंकि हमारा पैर उस पर फिसलता है। तो जिस तरह से वो एक स्पंदन बहुत क्षणिक होता है, उसी तरह से जीवन में सुख भी बहुत क्षणिक होते हैं। मात्र रेत में डूबती हुई बूंद की एक अकुलाहट, जैसे रेत में, मिट्टी में कोई पानी की बूंद गिर जाए और वो धीरे धीरे विलीन हो जाती है, उसी तरह से क्षण भर में जीवन में से सुख भी विलीन हो जाता है। परंतु वह स्पंदन, वह अकुलाहट क्या जीवन का पूरा अर्थ जी लेने का कुल पुरस्कार नहीं है? इसके द्वारा क्या कहना चाह रहे हैं? इसके द्वारा कहना चाह रहे हैं कि भले ही जीवन में सुख के क्षण बहुत क्षणिक हों, बहुत छोटे हों, बहुत कम समय के लिए आए, लेकिन उस दौरान
हम जो जीवन जीते हैं वास्तव में वो भरपूर जीवन जीना ही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होता है। आकाश में कहीं लटकते हुए नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों के वे अधिक स्थायी अधिक सत्य कैसे हैं। अब उनके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि वो क्षणिक सुख जिसमें व्यक्ति बहुत सुखी अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करता है, वो तो गौतम बुद्ध के अनुसार क्या है, मिथ्या है। लेकिन उन्होंने जिन कोरे सिद्धांतों की बात की है अपने बौद्ध धर्म में, वे अधिक स्थायी कैसे हैं, अधिक समय तक कैसे विद्यमान रहे हैं, यह बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये द्वंद्व विरक्ति और आसक्ति के बीच यहां भी चल रहा है। पर मैं पूछता हूं कि जब होने न होने में कोई अंतर नहीं है, वो कहते हैं कि ये बुद्ध के सिद्धांतों में ये कहा गया है दोस्तों, आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा कि जो है वो भी वास्तव में नहीं है क्योंकि ये संसार पूरा मिथ्या है। तो उसी बात का जवाब देते हुए नंद कहते हैं, पर मैं पूछता हूं कि जब होने न होने में कोई अंतर नहीं है, कि जो है वो भी नहीं है, तो यानी होना और न होना बराबर है, तो मेरे केश क्यों कटवा दिए? उसके होने और होने न होने में कोई फर्क ही नहीं था। तो केश कटवाने की आवश्यकता क्या थी? कटवा ही दिए तो उससे अंतर क्या पड़ता है? कुछ ही दिनों में फिर नहीं उगाएंगे। अंतर पड़ता यदि मेरा हृदय बदल जाता, मेरी आंखें बदल जाती। आंखें बदलने का मतलब है मेरा दृष्टिकोण बदल जाता। बोले अंतर तो तब पड़ता केश कटवाने का जब मेरा हृदय बदल जाता, मैं हृदय से उन चीजों को स्वीकार करता और मेरा सोचने समझने का जो नजरिया है वो परिवर्तित होता, लेकिन वो परिवर्तित नहीं हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांत मेरे ऊपर ऊपर से थोपे गए हैं, मेरे हृदय से मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। तो क्या सचमुच मैं कोई दूसरा ही हूं? अब वो जब केश कटने के बाद महल में आते हैं तो उन्हें बिना केशों के कोई पहचान नहीं पाता और सुंदरी कहती है कि ये जो आए हैं ये कोई और ही व्यक्ति महल में आए हैं। यानी केश कटने के बाद नंद की पहचान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो केशों का कटना वास्तव में किस बात का प्रतीक हुआ? नंद की पहचान के खोने का प्रतीक हुआ। तो क्या सचमुच मैं कोई दूसरा ही हूं? सोचते हैं सुंदरी की ये बात सुनकर। भिक्षु ने यही कहा था, तुम भी अब यही कह रही हो, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि मैं कोई दूसरा कैसे हूं? मात्र इसलिए कि किसी ने हद से मेरे केश काट दिए, यानी जो बाहरी आवरण है, मेरा बाहरी स्वरूप बदल गया तो क्या हुआ? मैं अंतःकरण से तो वही नंद हूं। तो फिर मुझे कोई दूसरा क्यों कहा जा रहा है? फिर मेरी पहचान पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया जा रहा है? नंद, तब नहीं लगा था पर अब लगता है कि केश काटकर उन्होंने मुझे बहुत अकेला कर दिया है। क्यों अकेला कर दिया? क्योंकि घर में सब उन्हें दूसरा मान रहे हैं। उनकी पत्नी जो हम उनके प्रत्येक पल की सहधर्मिणी थी, वो भी उन्हें पहचानने से इनकार कर रही है। पहचानती है हृदय में, लेकिन कहती क्या है दासी से कि ये जो आए हैं वे कोई और ही व्यक्ति हैं। तो वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। घर से और अपने आप से भी अकेला। जिस सामर्थ्य और विश्वास के बल पर जी रहा था, उसी के सामने मुझे असमर्थ और असहाय बनाकर फेंक दिया गया है। यानी पहचान के खोने से उत्पन्न जो पीड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। लगता है अभी और लड़ना है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी अब एक और संघर्ष, अभी तक तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का द्वंद्व था दोस्तों, लेकिन अब एक और नया संघर्ष नंद के जीवन में आ गया है कि अपनी खोई हुई पहचान के लिए लड़ने का संघर्ष। तो उसी के लिए वो कहते हैं, लगता है अभी और लड़ना है, बहुत लड़ना है, ऐसे किसी से जिसके पास लड़ने के लिए भुजाएं नहीं है। लड़ने के लिए भुजाएं नहीं है का मतलब क्या है? यानी जो सामने कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है, बल्कि किससे लड़ना है? अपने अंतःकरण से लड़ना है, अपने हृदय के विचारों से लड़ना है। तो दोस्तों आगे वो कहते हैं, मन में मृत्यु का भय है। मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि ये संसार नश्वर है, ये संसार दुखमय है। ये बात गौतम बुद्ध के सिद्धांतों में बार-बार कही गई है। किसी भी प्रकार की मृत्यु का, परंतु उस भय में साथ एक आकर्षण भर दिया गया है। अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच मेरी चेतना पर को एक प्रश्न चिन्ह, अस्तित्व और अनस्तित्व, यानी मैं हूं लेकिन होकर भी नहीं हूं। ये किसने कहा? होने और न होने में बराबर बात है, एक संवाद में हम पढ़ चुके हैं। तो वो कहते हैं कि फिर क्यों मेरे केश काट दिए? क्योंकि इनके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसी बिंदु से इसको जोड़कर समझेंगे। अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच मेरी चेतना को एक प्रश्न चिन्ह बना दिया है कि मैं हूं लेकिन होकर भी नहीं हूं। केवल एक प्रश्न चिन्ह बनाकर छोड़ दिया गया है। क्यों? पहले इसी प्रश्न का उत्तर मुझे जानना है। तो वो कहते हैं कि मुझे सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर जानना है कि अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच भी डोलता हुआ मैं एक प्रश्न चिन्ह के रूप में सबके सामने कैसे हूं? आज ही और अभी। और तुरंत ये तीसरे नाटक का बिल्कुल अंतिम संवाद है लगभग। तो वो कहते हैं कि मुझे अभी जानना है
कि मेरे अस्तित्व पर यह प्रश्न चिन्ह क्यों लगाया गया है? श्वेतांग, उन्होंने कहा, अब वो चले गए हैं नंद बुद्ध के पास अपने खोए हुए कटे हुए केशों को लेने के लिए और उसी बात को और अपने उन प्रश्नों के जवाब देने के लिए, जो जवाब लेने के लिए जो उनके हृदय में उमड़ घुमड़ कर रहे हैं। श्वेतांग कहता है, उन्होंने कहा कि वे अपने केशों की खोज में जा रहे हैं, जाकर तथागत से पूछना चाहते हैं कि उन्होंने उनके केशों का क्या किया और यदि कुछ नहीं किया तो क्या उनके केश उन्हें लौटाए जा सकते हैं। उनकी पत्नी को उन केशों की आवश्यकता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। उनकी पत्नी को उन केशों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि उन केशों से जुड़ी हुई है उनकी पहचान। तो खोई हुई जो पहचान है, उसकी तलाश में वास्तव में गए हैं कौन? राजकुमार नंद। अब बात आती है दोस्तों लहरों के राजहंस नामक नाटक पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिनमें से कुछ एक प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ एक प्रश्न वे हैं जो नए बनाए गए हैं ताकि विषय वस्तु पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो मुझे विश्वास है कि ये सभी प्रश्न आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में हल कर देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीएसपी एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है तुलसीदास, मोहन राकेश, कालिदास या जयशंकर प्रसाद। तो हमने चर्चा की थी, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कालिदास के जीवन को आधार बनाकर के ही लिखा गया नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। लहरों के राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। कथन दिए गए हैं, जीवन के प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना इसका केंद्र बिंदु है। प्रेय मतलब आसक्ति और श्रेय मतलब मुक्ति, इसको ध्यान रख लेंगे। प्रेय, आसक्ति और मुक्ति, बिल्कुल सरल शब्दों में बताने की कोशिश कर रही हूं। दूसरा है, इसकी कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्यनंद काव्य है। इसकी कथा वस्तु 3 अंकों में विभाजित है, अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। कथा का आधार अश्वघोष का सौंदर्यनंद काव्य है, ये भी सही है। इसकी कथा वस्तु के 3 अंक हैं, ये भी सही है। तो सही उत्तर हुआ, अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है, क्योंकि वास्तव में अंकों को दृश्यों में विभाजित किया गया है, क्योंकि वास्तव में अंकों को दृश्यों में विभाजित नहीं किया गया है। तो ये कैसा कथन हुआ? गलत कथन हुआ, ये सही नहीं है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष सभी विकल्प इस नाटक के संबंध में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया है? बहुत ही सरल, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया। अश्वघोष का सौंदर्यनंद, शूद्रक का मृच्छकटिकम, प्रसाद का चंद्रगुप्त या प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चर्चा कई बार हो चुकी है, कंठस्थ हो गया होगा अब तक आपको। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का पहला नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और इनमें से कोई नहीं। तो हम उनकी सारी कृतियों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही मोहन राकेश का पहला नाटक है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस किसका प्रतीक है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। बीजगुप्त, नंद, श्यामांग या सुंदरी। तो हम इसकी भी बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। नंद वास्तव में लहरों के राजहंस किसका प्रतीक है? राजकुमार नंद का प्रतीक है। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, मोहन राकेश ने अश्वघोष के काव्य सौंदर्यनंद को आधार बनाकर साहित्य की किस विधा की रचना नहीं की? हम उन 4 पड़ावों की बात विस्तार से कर चुके हैं दोस्तों, जिनसे होकर ये लहरों के राजहंस नामक नाटक हमारे सामने आया। तो उसको ध्यान में रखेंगे। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। कहानी यानी सबसे पहले अपने मूल रूप में लहरों के राजहंस यानी अश्वघोष के काव्य सौंदर्यनंद पर आधारित एक कहानी लिखी थी मोहन राकेश ने। तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद उसे रेडियो नाटक के रूप में परिवर्तित किया, ये कथन भी सही है, जो मुंबई से प्रसारित हुआ था। नाटक लिखा लहरों के राजहंस के रूप में, नाटक के रूप में हमारे सामने आता है, लेकिन इस पर आधारित उपन्यास की रचना उन्होंने नहीं की। तो यानी किस विधा की रचना नहीं की? डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित नाटक है? यूपी टीजीटी 2001 में प्रश्न पूछा गया, बहुत सरल। जन्मेजय का नागयज्ञ, सिद्दूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु और लहरों के राजहंस। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आपको बता दूं, जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का है। सिंदूर की होरी लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। और मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न बनाते हैं। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं, यूपी टीजीटी 2003 में ये प्रश्न पूछा गया, तो आपके लिए बहुत आसान है। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? यूपी टीजीटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। हम पढ़ चुके हैं, कन्यादान मोहन राकेश की कृति नहीं है। शेष तीनों मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है और कन्यादान है एक मराठी नाटककार विजय तेंदुलकर की कृति। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? अजातशत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस या दशाश्वमेध? तो लहरों के राजहंस ही वो नाटक है जिसमें प्रच्छन्न नायक कौन है? गौतम बुद्ध है, क्योंकि पूरे नाटक में प्रारंभ से लेकर अंत तक गौतम बुद्ध छाए रहते हैं नंद के साथ साथ। तो उत्तर हुआ इस प्रश्न का सी। अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2005 में ये प्रश्न पूछा गया। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन। पैर तले की जमीन, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले नाट्य कृति आषाढ़ का एक दिन की रचना की थी उन्होंने, उसके बाद लहरों के राजहंस 1963 में, उसके बाद आधे अधूरे और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित कृति है पैर तले की जमीन। तो आंसर इसका हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट सेकंड पेपर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। नाटक दिए गए हैं और वहां है नाटककार हानूश, दशरथ नंदन, पैर तले की जमीन और तिलचट्टा, 4 नाटक हैं और यहां हमें पता लगाना है कि कौन सा नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो हानूश जो नाट्य कृति है वो है भीष्म साहनी की। दशरथ नंदन कृति है जगदीश चंद्र माथुर की। पैर तले की जमीन आप सभी जानते हैं मोहन राकेश की कृति है और तिलचट्टा कृति है मुद्रा राक्षस की। तो अब देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही उत्तर है। तो ए का आ रहा है दूसरा और बी का आ रहा है तीसरा। ए का दूसरा और बी का तीसरा, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मोहन राकेश की किस कृति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिल्ली केवी पीजीटी 2015 में ये प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस या इनमें से कोई नहीं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लहरों के राजहंस को साहित्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। नहुष, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन और लहरों के राजहंस। तो ये सब प्रारंभिक काल की कृतियां हैं। नहुष तो पहला नाटक माना जाता है हिंदी साहित्य का, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल गिरधर दास के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें तो रंगमंचीय प्रयोगों की संभावना ही नहीं है। शेष सभी नाटक भी उस तरह के नहीं है जिनमें उतने अच्छे उत्कृष्ट रंगमंचीय प्रयोग हमें दिखाई दे। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि से लहरों के राजहंस एक उत्कृष्ट कृति है, बल्कि मैं कहूंगी कि मोहन राकेश की प्रत्येक नाट्य कृति रंगमंच की दृष्टि से बहुत ही सफल और अद्भुत है, क्योंकि उनके सभी नाटक अनेक बार मंचित किए जा चुके हैं। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, नाटक और नाटककार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। जीआईसी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। चारुमित्र, रामकुमार वर्मा, एक घूंट जयशंकर प्रसाद, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, आषाढ़ का एक दिन सुरेंद्र वर्मा। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन बिल्कुल ये विकल्प सुमेलित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक कृति किसकी है? मोहन राकेश की। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, नाटककार के अतिरिक्त मोहन राकेश की पहचान हिंदी साहित्य में किस रूप में है? समांतर कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में,
अकहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में, सचेतन कहानी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में, या नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर के रूप में। तो यहाँ भी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर यानी प्रमुख कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित है मोहन राकेश। तो आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है? केवीएस पीजीटी हिंदी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजहंस। तो यहाँ भी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक का नायक है नंद, श्वेतांग, मैत्रेय या श्यामांग। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, देवी सुंदरी ने देवी यशोधरा के प्रव्रज्या ग्रहण करने के अवसर पर किस उत्सव का आयोजन किया? वसंतोत्सव, दीपोत्सव, कामोत्सव या प्रेमोत्सव। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उन्होंने किसका आयोजन किया था? कामोत्सव का आयोजन किया था। अगला प्रश्न, जब आम के वृक्षों ने भिक्षुओं का वेश धारण कर रखा है, पंक्ति का अभिप्रेत अर्थ है जब आम के वृक्ष सूख गए हैं, जब आम के वृक्षों के पत्ते झड़ गए हैं, जब कपिल वस्तु में बुद्ध का प्रभाव प्रबल है, जब देवी यशोधरा इसमें भाग नहीं लेंगी। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, जब कपिल वस्तु में बुद्ध का प्रभाव प्रबल है। बुद्ध का प्रभाव प्रबल होने का मतलब है विरक्ति का भाव। तो आंसर हो गया इसका सी। अगला प्रश्न, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह कथन किसने किससे कहा? सुंदरी ने अलका से, अलका ने सुंदरी से, सुंदरी ने नंद से, या नंद ने सुंदरी से। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कथन सुंदरी ने अपनी दासी अलका से कहा। तो आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न, यह उत्साह दूध फेन का उबाल है, 4 दिन रहेगा फिर शांत हो जाएगा। इस पंक्ति में किसके उत्साह को दूध फेन के उबाल के समान बताया गया है? नंद के, सुंदरी के, देवी यशोधरा के या कपिल वस्तु के लोगों के। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हमने की थी कि कपिल वस्तु के लोगों का जो बुद्ध के प्रति उत्साह है उसे सुंदरी ने किसके समान बताया है? दूध फेन के उबाल के समान बताया है। तो आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, श्यामांग ने किस पर पत्थर फेंके? कमलताल पर, डरावनी छाया पर, राजहंसों पर या पक्षियों पर। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि डरावनी छाया पर ही पत्थर फेंके थे श्यामांग ने। अगला प्रश्न, देवी सुंदरी ने श्यामांग को कहां उतारने का आदेश दिया? कमलताल में, नदी में, दक्षिण के अंधकूप में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ भी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसकी विक्षिप्तता के कारण उसे दक्षिण के अंधकूप में उतारने का आदेश दिया था देवी सुंदरी ने। तो आंसर उसका हो गया सी। अगला प्रश्न, अलका किससे प्रेम करती है? श्यामांग से, श्वेतांग से, नंद से या मैत्रेय से। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न, डर रही थी कि सब लोग आ चुकेंगे तो अंत में आने वाले अतिथि आप ही न हो। यह पंक्ति किसने किससे कही? नंद ने मैत्रेय से, सुंदरी ने मैत्रेय से, नंद ने श्वेतांग से या सुंदरी ने नंद से। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जब कामोत्सव का आयोजन करने जा रही है सुंदरी, उस समय नंद वहां उपस्थित नहीं है और बहुत देर से आते हैं। तब वो ये वाक्य बोलती है कि मुझे डर था कि सब लोग आ जाएंगे, सारे अतिथिगण, और तुम आप आने वाले सबसे अंतिम व्यक्ति होंगे। तो ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, वो सुंदरी ने नंद से कहा। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, देवी यशोधरा ने नंद को भवन में क्यों बुलवाया? राजभवन के विषय में मंत्रणा करने के लिए, गौतम बुद्ध के पास भेजने के लिए, अंतिम बार भवन में अपने सब बांधवों से मिलने के लिए, अपने अंतर्द्वंद को दूर करने के लिए। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब वे अगले दिन प्रव्रज्या ग्रहण करने वाली थी, यानी दीक्षा लेने वाली थी बौद्ध धर्म में, उससे पहले उन्होंने नंद और अपने सभी बंधु बांधवों को बुलवाया था ताकि वो आखिरी बार उनसे मिल सके। तो आंसर इसका हुआ सी। अगला प्रश्न, कामोत्सव के पूर्व नंद किससे मिलने गए? सोमदत्त से, विशाख देव से, दोनों से या आर्य मैत्रेय से। तो सोमदत्त और विशाख देव दोनों से मिलने गए थे नंद। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कामोत्सव में आने वाले प्रथम अतिथि कौन थे? आर्य मैत्रेय, विशाख देव, सोमदत्त या इनमें से कोई नहीं। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहाँ आपको यह भी ध्यान रखना है कि कामोत्सव में आने वाले पहले, आखिरी और एकमात्र अतिथि आर्य मैत्रेय ही थे। तो आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न, कामोत्सव को लेखक ने किसका उत्सव कहा है? प्रणय का, श्रृंगार का, आनंद का या कामना का।
तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कामना का उत्सव कहकर संबोधित किया गया है कामोत्सव को इस नाटक में। अगला प्रश्न, सुलझा लेने दो, नहीं तो अपने हाथों का मैं क्या करूंगा। कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, इन लहरों पर से यह छाया हटा दो, मुझसे यह छाया नहीं उड़ी जाती। यह कथन है श्वेतांग का, श्यामांग का, नंद का या आर्य मैत्रेय का। तो दोस्तों श्यामांग का कथन है ये, जब वो कह रहा है कि यह छाया हटा दो, यानी ये जो वैराग्य का, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का जो प्रभाव है उसे मेरे ऊपर से हटा दो, क्योंकि मैं इसे जबरदस्ती अपने व्यक्तित्व पर आरोपित नहीं कर सकता। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि श्यामांग का कथन जरूर है ये, लेकिन अभिव्यक्ति किसकी स्थिति की है, मन स्थिति नंद की है। तो उत्तर तो यहाँ श्यामांग ही होगा, लेकिन आपको फिर भी ये ध्यान में रखना है कि श्यामांग के माध्यम से नंद के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति यहाँ की गई है। अगला प्रश्न, वहां पड़ा हुआ वह कल कैसा लग रहा था, और न जाने क्यों इस समय प्रभात का फीका चांद भी मुझे वैसा ही लगा, कोमल, अक्षत और निर्जीव। प्रस्तुत पंक्तियां किसके मनोभाव को व्यक्त करती हैं, सुंदरी, श्वेतांग, नंद या श्यामांग। तो ये पंक्तियां नंद के भाव को व्यक्त करती हैं, उसके अवसाद को व्यक्त करती हैं, और ये पंक्तियां संबंधित हैं मरे हुए मृग से। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, यह दो भागों में बटा हुआ सीमंत, खंडित मस्तक, खंडित चेहरा पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है। ये वो पंक्तियां हैं दोस्तों, जब दर्पण प्रसाधन के समय टूट जाता है सुंदरी का नंद के हाथ से गिरकर, तो जब वो उस टूटे हुए दर्पण में अपनी आकृति देखती है तो उसे अपना चेहरा दो भागों में विभाजित दिखाई देता है। सीमंत का अर्थ होता है मांग। तो जो मांग है, सिर पर हमारे हम जब बाल बनाते हैं तो मांग निकलती है, वो उसको सीमंत कहा जाता है। मस्तक उसे अपना खंडित दिखाई देता है और चेहरा भी खंडित दिखाई देता है। तो उस ये पंक्ति उस समय के प्रसंग से संबंधित है। तो इसका सांकेतिक अर्थ है खंडित दर्पण से, सुंदरी के खंडित अहम से, नंद के द्वंद्व से या गौतम बुद्ध के वैराग्य से। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुंदरी के खंडित अहम की अभिव्यक्ति की गई है इस पंक्ति के माध्यम से। तो आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, अब लगता है कि केश काटकर उन्होंने मुझे बहुत अकेला कर दिया है, घर से और अपने आप से भी अकेला। पंक्ति में केश काटना प्रतीकार्थ है नंद की पहचान के खोने का, नंद के वियोग का, नंद की विरक्ति का या नंद के सौंदर्य बोध का। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नंद की पहचान खोने का प्रतीक है ये। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, वहां वह सूना कमलताल, यहाँ कक्ष का यह सूनापन, लगता है आज घर अपना घर नहीं रहा। यह कथन किसका है, नंद का, सुंदरी का, देवी यशोधरा का या अलका का। तो ये नंद का कथन है दोस्तों। जब वे केश कटने के बाद लौट कर आते हैं तो उन्हें सब कुछ पराया पराया लगता है, और कमल ताल से क्योंकि राजहंस उड़कर जा चुके हैं तो कमल ताल भी सूना है और कक्ष भी सूना है, क्योंकि उनकी पत्नी ने उनकी पहचान पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न, लगता है अभी और लड़ना है, बहुत लड़ना है, ऐसे किसी से जिसके पास लड़ने के लिए भुजाएं नहीं है। इस पंक्ति में किससे लड़ने की ओर संकेत किया गया है, बुद्ध के विचारों से, अपनी चेतना से, सुंदरी के दृष्टिकोण से या इनमें से किसी से नहीं। तो दोस्तों इस पंक्ति में अपनी चेतना से लड़ने की बात की गई है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, जिसके पास लड़ने के लिए भुजाएं नहीं है, यानी हमारा जो अंतःकरण है उससे हमें संघर्ष करना है, अपने आप से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से संघर्ष करना है। तो आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच मेरी चेतना को एक प्रश्न चिन्ह, केवल एक प्रश्न चिन्ह बनाकर छोड़ दिया गया है। पंक्ति के माध्यम से नंद की किस समस्या की ओर संकेत किया गया है, अंतर्द्वंद, खोई हुई पहचान, दोनों और कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ अंतर्द्वंद भी है, खोई पहचान भी है, तो दोनों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लहरों के राजहंस नाटक में प्रयुक्त प्रतीकों की दृष्टि से असंगत युग्म है। राजहंस नंद के प्रतीक है, सही है। लहरें द्वंद्व की प्रतीक है, सुंदरी प्रवृत्ति की प्रतीक है, श्यामांग नंद के द्वंद्व का प्रतीक है। तो असंगत युग्म है लहरें, क्योंकि लहरें द्वंद्व की नहीं बल्कि परिस्थितियों की प्रतीक। तो इसका सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, मोहन राकेश का मूल नाम क्या है, विश्वनाथ करमचंदानी, मनमोहन केसवानी, मदन मोहन गुगलानी या इनमें से कोई नहीं। तो हम पढ़ चुके हैं, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि उनका मूल नाम था मदन मोहन गुगलानी। तो आंसर हो गया सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने लहरों के राजहंस पर विस्तृत चर्चा कर ली। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह
कि ये सत्र भी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा और आपको लहरों के राजहंस का मूल कथ्य, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदु अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नमस्कार।